हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन दैट इज क्लास जीरो से शुरू कर रहे हैं। क्लास जीरो हमारी बेसिक्स की क्लास होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें क्वांट्स में स्पीड बनाने में दिक्कत है, या जिन्हें कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है, या जिन्हें अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं आती, या जिन बच्चों की क्वांट्स या मैथ्स वीक है। उन सभी बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स होगा क्लास जीरो का। इसके बाद हम लोग क्लास वन करेंगे, जिसमें आईबीपीएस पीओ प्री लेवल कवर होगा, आईबीपीएस क्लर्क प्री और क्लर्क मेंस लेवल कवर होगा, एसबीआई पीओ प्री लेवल कवर होगा इसके अंदर। फिर इसमें एसबीआई क्लर्क लेवल कवर होगा, क्लर्क प्री मेंस दोनों। आरआरबी पीओ प्री कवर होगा, कुछ टॉपिक्स का आरआरबी पीओ मेंस भी कवर होगा, और आरआरबी क्लर्क प्री क्लर्क मेंस कवर होगा। फिर क्लास टू आएगी, जो एक्सक्लूसिवली आरआरबी पीओ मेंस के लिए आएगी। फिर हमारे पास क्लास थ्री आएगी, जिसमें आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के हाई लेवल केसलेट टाइप के क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के करेंगे। ये टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसकी क्लास जीरो है। अगर अब तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, आईबीपीएस एग्जाम्स 2026। और ये बैंक प्रेप विद विश्वास, इन दोनों ग्रुप और चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट वीडियो की पीडीएफ्स और बाकी स्टडी मटेरियल जो भी है आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, हिंदी में लाभ और हानि बोलते हैं, इसमें कुछ टर्म्स होती है। जैसे एक टर्म होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, एक टर्म होती है हमारी मार्क प्राइस, एमपी बोलते हैं इसको। फिर एक टर्म होती है हमारी सेलिंग प्राइस, इसको एसपी बोलते हैं। और एक टर्म होती है डिस्काउंट। ठीक है। इन चार टर्म्स को आपस में रेशियो और परसेंटेज दोनों टॉपिक्स यूज होंगे इसमें। रेशियो भी यूज होगा और परसेंटेज भी यूज होगा। इन चारों टर्म्स को आपस में रेशियो और परसेंटेज के थ्रू हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एक हम रैंडम नंबर लेते हैं 100। कोई चीज है जो 100 रुपीज की है, 100 रुपीज की है। जैसे आप लोग मार्केट में कुछ भी सामान खरीदते हैं, है ना, उस पर कुछ एमआरपी लिखा होता है, वो उसका मार्क प्राइस होता है, कि कितने की प्राइस को मार्क किया हुआ है। तो लेट से कि मार्क प्राइस 100 है। अब कुछ केसेस में क्या होगा, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस होगा, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो हम पहला केस लेकर चलते हैं, जिसमें मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इक्वल। ठीक है। 100 रुपए की चीज लिखी हुई है, दुकान वाला उसे 100 रुपए में बेच रहा है। आपने क्या करा, आपने उस पर भाव करा, आपने उस पर भाव ताव करा, आपने बोला भैया मुझे थोड़ा सस्ते में दो, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, कुछ भी। उसने बोला ठीक है, क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हो, हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब कॉस्ट प्राइस आपको कितनी पड़ गई, 100 पर 10% का आपको छूट मिल गया ना। तो ये डिस्काउंट आ गया यहाँ पे 10%। तो 100 रुपए पे 10% की छूट मिल गई। 10% कितना होगा 100 रुपए का, ऐसे समझो कि 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10। तो इसमें 10 रुपीज कम हो जाएंगे, जितना आपको डिस्काउंट दिया वो पैसा मार्क प्राइस से कम हो जाएगा। अब वो पैसा मार्क प्राइस से कम होके जो नया सेलिंग प्राइस आ गया, नया सेलिंग प्राइस आ गया 90। अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा था तब तो 100 रुपीज का ही बेच रहा था, डिस्काउंट देकर बेचा तो 90 रुपए का बेचा। ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। जब किसी ने, है ना, ये सेलिंग प्राइस किसके लिए होगा, शॉपकीपर के लिए या फिर सेलर के लिए। ये सेलर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब आपने खरीदी कोई चीज, तो अगर आपने 100 रुपए में ही खरीदी तो आपको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की हो गई। अगर आपने 90 रुपए में खरीदी तो आपको कॉस्ट प्राइस 90 रुपए हो गई। ये किसके लिए कंसेप्ट से हो गया, ये बायर की तरफ से हो गया। मतलब जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस दोनों के लिए होती है। मार्क प्राइस एक ऐसी चीज होती है जो फिक्स है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होगा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकलेगी। सेलिंग प्राइस भी होगी, वो कॉस्ट प्राइस भी होगी। बट एक चीज समझिए, अब जब कोई इसमें मान लेते तीन लोग हैं, ए है, बी है, सी है। मान लेते हैं ए ने कोई चीज बी को बेची, ए ने बी को बेची कोई चीज 100 रुपए में। तो ए के लिए एसपी कितना हो गया, 100 रुपए। बी के लिए सीपी कितना हो गया, 100 रुपए। बी ने सी को उसी चीज को बेच दिया 120 रुपए में। इस केस में बी के लिए एसपी कितना हो गया, बी के लिए एसपी 120 हो गया, सी के लिए सीपी 120 हो गया। ए ने जब कभी खरीदी होगी ये चीज, ए ने हो सकता है पहले खरीदी हो, ए ने कितने की खरीदी होगी, ए ने मान लो 90 रुपए की खरीदी, किसी से भी खरीदी, या ए ने बनाई, ए ने कोई चीज 90 रुपए का सामान लाके कोई चीज बनाई। तो ए के लिए सीपी कितना हो जाएगा, ए के लिए कॉस्ट प्राइस 90 रुपए। ए को कितने में पड़ा, वो ए का कॉस्ट प्राइस है। ए ने कितने में उसे आगे बेचा, वो ए के लिए सेलिंग प्राइस है।
बी को कितने में पड़ा, बी को 100 रुपए में पड़ा, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हो गया। बी ने आगे सी को बेचा 120 में, बी का सेलिंग प्राइस 120 हो गया। सी को कितने का पड़ा, सी को 120 रुपए का पड़ा। अब सी इसे रखे या आगे बेचे उसके बाद की बात है। अब एक चीज देखो, ए के हिसाब से बात करें, ए ने कोई चीज 90 में खरीदी, 100 रुपए में बेची, तो ए को 10 रुपए का मार्जिन हुआ। ये जो 10 रुपए हुआ ए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट किस पर होगा, 90 रुपए लगाने पे उसे 10 रुपए का मुनाफा हुआ ना। उसकी लागत कितनी थी, उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90 रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, 10/90। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम सीधे कॉन्सेप्ट पे हिट करेंगे, हमें फालतू की थ्योरी नहीं करनी है। ए को 10 रुपए का बेनिफिट हुआ जितना उसने लगाया उस पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आगे चल के आप लोग केसलेट करोगे ना इसके बड़े बड़े, वहां पे फॉर्मूलेज नहीं लगाते रहोगे, इतना टाइम नहीं होगा जब एसबीआई और आईबीपीएस पीओ मेंस में जाओगे। तो हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट पे हिट कर रहे हैं। ए ने 10 रुपए कमाए, 90 रुपए लगा के, तो ए का प्रॉफिट हुआ 10/90। यहाँ पे 100 का सिर्फ इतना रोल है कि ये जो 100 रुपए बना, ये 90 और 100 का डिफरेंस 10 निकल कर आया, बाकी कोई रोल नहीं है 100 का। बी के लिए अगर मैं बात करूं, बी ने 100 रुपए लगाए, बी ने कमाए कितने, 20 रुपए। बी का इन्वेस्टमेंट 100 रुपए हुआ किसी भी प्रोडक्ट में, 20 रुपए उसने उस पर कमाए, तो बी का प्रॉफिट हो गया 20/100। ये 1/5 हो गया। 1/5 क्या होता है, 20%। ये 10/90 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/9 हो गया। 1/9 होता है 11.11%। ये फिगर्स आप लोगों को याद रखनी है, परसेंटेज के चैप्टर्स में बताई भी हैं आपको। आगे SI CI करेंगे उसमें भी बार बार यूज होएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे मैं बाकी चीजें बताता हूं। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं कि मान लो हमारे पास यही जो लोग हैं ए, बी और सी। ए ने क्या करा, ए को कोई चीज 90 रुपए की मिली थी, ए ने बी को दे दी 100 रुपए में। अब बी ने क्या करा, बी ने देखा कि इसमें कुछ कुछ खराबियां हैं, बी ने 20 रुपए अपनी जेब से लगाए, बी ने इसको ठीक करा। अब ये बेचने लायक हो गया, और मान लेते हैं बी ने सी को बेचा 120 रुपए में। तो क्या बी को कुछ फायदा हुआ होगा, भाई 100 रुपए बी को खरीद पड़ी, 20 रुपए बी ने अपने पास से लागत लगा दी। बी ने लागत लगा दी तो बी को कुल कितने का पड़ा, जो खरीद प्लस लागत दोनों पैसा देना पड़ा ना बी को अपनी जेब से, बी को 120 का पड़ा। और उसने सी को भी 120 का बेचा, तो क्या कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ होगा। अब इसी के अंदर अगर एक ट्विस्ट आता है कि मान लो सी ने ये चीज डी को दी, डी बोल रहा है यार तुम तो बार बार सेकंड हैंड थर्ड हैंड चीज बेच रहे हो, इसमें कुछ तो मेरे को मतलब बेनिफिट दो। तो सी ने बोला यार इसमें मुझे और पैसा लगाना पड़ेगा, मैं काम करता हूँ, 120 की खरीदे, मैं थोड़ा सा नुकसान उठा लेता हूँ। सी ने बोले एक काम करो तुम 20% डिस्काउंट पर ले लो। तो जो 20% डिस्काउंट होगा, सी ने डी को 20% डिस्काउंट दिया। 20% किसका, सी को 120 का पड़ा था ना, इस 120 का 20%, इस 120 का 20% जाएगा। 120 का 20% कितना होगा, 24 होता है। 20% इज 1/5, 24 पंजे 120, तो 120 का 20% 24 हुआ। 24 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब डी को कितने का पड़ा, डी को 96 का पड़ा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। डिस्काउंट कहां पर दिया सी ने, जो सी को कॉस्ट प्राइस पड़ी। सी को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी, सी के लिए एक्चुअली सेलिंग प्राइस वही थी, क्योंकि सी उसको 120 पर ही बेचना चाह रहा था, बट डी ने बोला कि इस पे 20% डिस्काउंट दो, तो उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, 96 का पड़ गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई भी डाउट हो वीडियो देखते समय, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पर बताना, और मेरे से वो डाउट डिस्कस करना। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक दी हुई है 150 रुपए, किसी बुक की कॉस्ट प्राइस 150 रुपए है, और बोला इसे कितने पर बेचा जाए कि इस पे हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने बोला था कि आपका प्रॉफिट क्या होता है, हमने जब एग्जांपल से समझा, कोई चीज 90 रुपए की थी, 100 रुपए में बेच रहे थे, तो जो बीच का 10 रुपए का मार्जिन था, ये प्रॉफिट था। अब ये 90 की जगह फिगर क्या लिखी है हमारे पास, 150 लिखी है। बीच का मार्जिन कितना है, 20%। 20% किसका होगा, 150 का होगा ना। जो लागत पड़ी वही तो, भाई उसी पे तो आप प्रॉफिट लोगे। 150 को 20% होता है 30, तो 150 में 30 ऐड कर दोगे तो आपको कितने पर बेचनी होगी, 180 पर। ठीक है, तो प्रॉफिट आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे। प्रॉफिट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेलर। सेलर को कितने में पड़ा, और अगर सेलर को या फिर जो भी खरीद रहा है
उसे अगर सेलिंग प्राइस पे बात करेंगे तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझेंगे कि आप अगर कोई भी चीज खरीद रहे हो, आपको उस पर प्रॉफिट तब होगा, या मतलब कोई भी चीज आप बेच रहे हो, आपको उस पर प्रॉफिट तब होगा जब आपको जितने की पड़ी, आपकी जो लागत हुई, आप उससे ज्यादा का वो बेचो। अब एक दिया हुआ है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट सेलिंग प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट है ना, वो सेलिंग प्राइस का लिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस का। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें रेशियो और परसेंटेज दोनों चीजें यूज करेंगे। ऊपर पहले कॉन्सेप्ट में आपने परसेंटेज तो यूज कर लिया, अब रेशियो कैसे यूज करेंगे ये समझिए। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 4 हमारा मेन प्राइस है और 1 हमारा प्रॉफिट है। दिस 1 इज द प्रॉफिट, और 4 जो है ये मेन प्राइस है। मेन प्राइस कोई वैसे टर्म नहीं है, बट ये जिस चीज पर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। आमतौर पे हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, बट क्वेश्चन में खास तौर से दिया है कि सेलिंग प्राइस पे 25% है। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 4। सेलिंग प्राइस एसपी अगर लिख दे तो 4 हो गया, है ना। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1, ये तो हुआ, ये ऊपर वाला 1 इज द प्रॉफिट एंड 4 इज द सेल एंड 4 इज द सेलिंग प्राइस। बट प्रॉफिट एक्चुअली में तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं ना। अब मान लो हमारे इसी कंडीशन में यहाँ पे हमें जो बीच का मार्जिन है, बीच का मार्जिन 1 गिवन है, जो फाइनल प्राइस निकल कर आई है जिस पर बेचा गया है वो 4 गिवन है। तो 90 जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, है ना। 4 - 1 3 हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इसका निकल कर आ जाएगा 3। कॉस्ट प्राइस अगर 3 निकल कर आ गया तो एक्चुअली तो प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे, वो हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन लॉस्ट 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1035। ही बॉट द आर्टिकल फॉर, ठीक है, उसने 8% का लॉस करा है जब 1035 पर बेचा। तो ये समझो एक चीज, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, हमने परसेंटेज में समझा था। अगर वो 100% से कम पर बेच रहा है तो उसका लॉस होगा। लॉस हुआ है 8%। जब 8% का लॉस हुआ है तो उसने कितने पर बेचा होगा, उसने 92% पर बेचा होगा। अगर 8% का लॉस हुआ है तो उसने 92% पर बेचा होगा। 92% पर बेचा होगा तो 92% की वैल्यू है 1035। अब ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत गंदी लगेगी। हम क्या करते हैं, हम 92% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 23/25 आता है। 92% को फ्रैक्शन में लिखा या रेशियो में लिखा 23/25 आता है। इसका मतलब है इस फिगर का कि 23 की वैल्यू है 1035। 23 की वैल्यू इज 1035। तो हमें 25 की वैल्यू पूछी गई है। तो 23 की वैल्यू के लिए आप 23 से डायरेक्टली कट करो। 23 4 जा 92, 23 4 जा 92 बचा 11, 11 और 5 115, 115 मतलब 23 5 जा 115। तो 23 की वैल्यू 1035 थी, तो एक की वैल्यू 45 हो गई। एक की वैल्यू 45 है तो टोटल कितने का उसने खरीदा होगा, उसने 25 का खरीदा। 1 की वैल्यू 45 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 45, 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112। 1125 का उसने एक्चुअली में खरीदा, 1035 का बेचा, तो उसको 8% का लॉस हो गया। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल देखते हैं। If there is a profit of 20% on the cost price of an article, the percentage of profit calculated on its selling price will be। ठीक है, अब इसके अंदर बोला कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगेन, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट है, मतलब 1/5 हुआ 20% का मतलब। तो यहाँ पे 5 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस है, 1 इसका प्रॉफिट है। हमने बताया था कि जब इस 5 में हम लोगों ने एक का प्रॉफिट ले लिया तो ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 6। सेलिंग प्राइस हो गई 6, तो 6 पे उसे प्रॉफिट हुआ 1 का। दैट मींस सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट 1/6 निकला, तो ये निकला 16.66%, सॉरी 16.67%। अब ये इस चीज को समझना कि जब 1/5 में हमने 1 का एडिशन करा है और 1/6 निकाल रहे हैं, तो हम किस तरह से, जैसे याद है परसेंटेज में हमने ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करी थी, 1/4 के बाद 1/5, 1/5 से वापस आने के लिए 1/4 करते थे, है ना, 20% 25% वाला। वही चीज इसके अंदर चलेगी कहीं ना कहीं, वो आगे क्वेश्चंस के साथ साथ आप समझोगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा अरिथमेटिक का डर खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अगला सवाल देखते हैं।
if the cost price of 15 books is equal to the selling price of 20 books, the loss percentage is। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे अभी तक हमें रुपए की बात कर रहे थे ना, अब यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? कॉस्ट प्राइस पड़ी 15 बुक्स की, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितने की पड़ी? सेलिंग प्राइस पड़ी 20 बुक की। तो इसको ऐसे समझो कि जितना पैसा उसने 15 बुक में लगाया, मतलब जितने पैसे में उसने 15 बुक खरीदी होंगी, है ना, 20 बुक उसकी उतने ही रुपए में बिकी हैं। मान लो उसने एक बुक 1 रुपए में खरीदी, मान लेते हैं कि एक बुक 1 रुपए में खरीदी, तो 15 बुक खरीदने में कितने रुपए लगे होंगे? 15 रुपए लगे होंगे। अब वो अगर इन 15 रुपए में, या 15 रुपए कमाता इन 15 बुकों को बेचकर, तो उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं था। बट उसने इसी 15 रुपए में 20 किताबें बेच दी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक। हमने कहा कि एक बुक मान लो 1 रुपए की है, तो उसने 15 बुक खरीदी 15 रुपए की, तो उसने 20 बुक कितने की खरीदी होंगी? 20 बुक खरीदी होंगी 20 रुपए की। बट जब बेचने की बारी आई तो उसने इन 20 बुक को इसी 15 रुपए में बेच दिया, क्योंकि ये इक्वल दिया हुआ है। तो 20 बुक अगर उसने 15 रुपए की बेची, तो ये समझो 20 बुक खरीदने के लिए तो 20 रुपए खर्च करने पड़े होंगे, बेचने के लिए 15 रुपए खर्च करने, मतलब बेचकर 15 रुपए आए, तो सिर्फ 5 रुपए का नुकसान हुआ ना। 5 रुपए का नुकसान किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस ये थी ना 20 किताबों की 20, कॉस्ट प्राइस 20 किताबों की 20 थी, तो 5 का जो नुकसान हुआ वो इस 20 पर हुआ। 20 पर हुआ मतलब 1/4 वैल्यू आ गई 25%। तो क्वांटिटी वाले सवालों में क्या होता है? क्वांटिटी वाले सवालों में जितनी किताबें खरीदी गई हैं, जितनी किताबें खरीदी गई हैं और जितनी किताबें बेची गई हैं, जितनी किताबें बेची गई हैं, हम क्या करेंगे, हम एक तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 44। तो मतलब जो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी कुछ होगा इस 40 का होगा। लॉस या प्रॉफिट जो भी कुछ होगा इस 40 का होगा, दोनों के डिफरेंस का। और किस पर होगा? जो सेलिंग प्राइस में हमारी क्वांटिटी आ रही है उसका। तो ये फायदा होगा 60 पर, या लॉस होगा 60 पर, तो ये हो गया 2/3। 2/3 मतलब 66.67%। अब यहां पर ये फायदा हो रहा है। यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, पूरा जितना लिखा ना उसे रब कर दे रहा हूं। यहां पर बोला है कि 100 बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स है। इसको ऐसा समझने की कोशिश करो कि हर बुक अगर 1 रुपए की है, तो उसने 100 रुपए में 100 बुक खरीदी, ठीक है। बट इस 100 रुपए में उसने 60 किताबें बेची भी हैं, ठीक है। इस 100 रुपए में उसने 60 किताबें बेची भी हैं। 60 किताबें बेचकर ही 100 रुपए वापस आ गए ना। तो 60 किताबें उसने कितने की खरीदी होंगी जो उसने बेची हैं यहाँ पे? ये जो किताबें बेची हैं उसने 60 रुपए की खरीदी होंगी, बट बेची कितने की? 100 रुपए की। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का। 40 का प्रॉफिट कितने पर? इस 60 पर हुआ ना, या फिर इस 60 को ले लो, तो ये हुआ 60 पर। अब इसमें एक छोटा सा एक चीज देखना, जब भी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अगर क्वांटिटी में कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस वाली मतलब कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी अगर सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी से बड़ी है, कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी अगर सेलिंग प्राइस वाली से बड़ी है, तो इस केस में प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी, सीपी की क्वांटिटी अगर सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी से छोटी है, इस केस में लॉस होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी कितनी है? 15, सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी कितनी है? 20, तो यहां पे लॉस हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के केस में कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी है 100, सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी है 60, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ होगा। बट जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे वो हम सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी पर निकालेंगे। अब जो आप रेसिप्रोकल वगैरह का कॉन्सेप्ट समझते थे वो कॉन्सेप्ट अपना भूल जाओ, है ना, कि वो उसका इनवर्स होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया, इस कॉन्सेप्ट को देखकर रखना। कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, जब हम डेटा सफिशिएंसी करते हैं उसके अंदर ये चीज हमें ईजी हो जाती है करनी, या क्वांटिटी कंपेयर करने वाले भी सवाल कई बार मेंस में आते हैं, तो वहां पर ये चीज करनी ईजी है कि हमें देखकर ही पता चल जाएगा कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिंगल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक। तो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी 15 दी हुई है, सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी 20 दी हुई है। सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब लॉस होगा, दोनों का डिफरेंस अपॉन सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक। कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना? दोनों का डिफरेंस लिया 100 और 60 का अपॉन
क्वांटिटी ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक, आगे चलते हैं। ये सवाल देखते हैं। अमन सेल्स 2 वॉचेस एट ₹99 ईच। तो 99 जो हो गया ये बेचने वाली कॉस्ट हो गई। ठीक है, 99 रुपीज कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है, दोनों की सेलिंग प्राइस है। एक 99 की बेची, दूसरी 99 की बेची। अब हमें इसमें कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता, ये पता है ऑन वन ही गेट 10% प्रॉफिट, ठीक है, एंड ऑन अदर ही गेट 10% लॉस। तो एक पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ तो उसने 99 रुपए की बेची, एक पे उसने 10% का लॉस हुआ बट वो भी 99 रुपए की बेची। अब या तो मैं 99 पे निकालूं, पहले 90% देखूं, 110% देखूं, इतना तामझाम करने की फुर्सत एग्जाम में नहीं होती। 99 को भूल जाओ, उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, हमारे पास सेलिंग प्राइस 99 है दोनों की, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। तो लेट्स से उसे जब 10% का प्रॉफिट हुआ तो कोई चीज 10 रुपए की उसने 11 रुपए की बेची, यही हुआ। भाई 100 रुपए की चीज पे आप 10% का प्रॉफिट लेके 110 का बेचते हो, मतलब 10 रुपए की चीज आपने 11 में बेच दी। दूसरे केस में उसे 10% का लॉस हुआ, मतलब 10 रुपए की चीज उसने 9 रुपए में बेची। ऐसा ही हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि 11 और 9 जो है ये हमारे पास सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारे दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इस केस में ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेशियो सेम करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करा तो 90 वाली चीज हमारी 99 की गई, 11 से मल्टीप्लाई करा तो 110 वाली चीज हमारी 99 की गई। अब देखो दोनों की कॉस्ट प्राइस हमारी सेम हो, सॉरी दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो गई। लकीली हमारे क्वेश्चन की फिगर भी 99 ही थी, तो मतलब जो वैल्यू 90 की थी वो हमने 99 में बेच दी, जो वैल्यू 110 की थी वो हमने 99 में बेची। टोटल हमारे पास जो वैल्यू थी वो 200 की थी, 110 और 90 मिलाकर। और टोटल जो हमने बेचा 198 पर बेचा, तो हमें लॉस कितने का हुआ, हमें लॉस हुआ 2 का। लॉस जो हमें 2 का हुआ, ये 2 का जो लॉस होता है ये कितना हुआ, 2 का लॉस हुआ हमें 200 पर, मतलब 1% का। अब एक हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है -r² अपॉन 100, -r² अपॉन 100। ठीक है, अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो माइनस में आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में आएगा। हम जब भी सेम परसेंट का कम और ज्यादा करते हैं ना, तो परसेंटेज वाले वीडियो में आपने समझा भी होगा उसको कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सेम परसेंट का कम और ज्यादा करा है, 10% का प्रॉफिट लिया, 10% का लॉस लिया, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100 दैट इज 1%। बट इसको कभी, यहाँ तो चलो ये हिट कर गया, बट इसको सेलिंग प्राइस वाले केसेस में मत करना, जब कॉस्ट प्राइस के केसेस हो वहां पर करना इसको हमेशा। अब एक और चीज समझते हैं, क्वेश्चन इसके अंदर एक हमें चीज दी हुई है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट है 70% का 30% का। तो वो इक्विवेलेंस टू सिंगल डिस्काउंट उसका बताना है कि अगर कोई सिंगल डिस्काउंट होता तो वो कितने के बराबर होता। मान लेते हैं कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, 100 रुपए की चीज पे 70% का आपने डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कितने की हो गई, 30 की रह गई। अब इस 30 रुपए पे फिर से आपने 30% का डिस्काउंट दिया, तो 30 रुपए का 30% कितना होगा, 9। तो वैल्यू आपकी 21 रह गई। यही तो होता है, जैसे आप देखते हो ना कहीं पे 50+50% होता है, 50+20% होता है, बहुत सारे शोरूम्स पे लिखा होता है ऐसा, Amazon वगैरह पर भी लिखा होता है 30+50% करके। तो पहला डिस्काउंट 30% दिया, सॉरी 70% दिया, 70% डिस्काउंट के बाद वैल्यू हो गई 30, मतलब वैल्यू 30% रह गई, इसको ऐसे समझ लो। फिर इसके ऊपर दोबारा 30% दिया, 30 का 30% होता है 9, तो वैल्यू कितनी बची 21, तो 21% रह गई ओरिजिनल की। 100% वाज द ओरिजिनल वैल्यू, नाउ द वैल्यू लेफ्ट इज द 21। प्राइस अगर दिया होता, हमसे प्राइस पूछा होता किसी चीज की एमआरपी देकर, तो हम बता देते कि 21 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है। बट दे आर आस्किंग कि सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ। तो 100 रुपए की चीज अगर हम 21 की बेच रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, 79 का डिफरेंस है, दैट मीन 79% का डिस्काउंट हो गया। ऐसे ही ये वाला देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%, दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, दो डिस्काउंट है, एक 20% है, एक 10% है। सिंगल डिस्काउंट की अगर बात करें तो कितना होता, 100 रुपए की वैल्यू हमारी 80 की हो जाती 20% पे, 10% का डिस्काउंट और देते तो 8 का डिस्काउंट और आता, 72% रह जाता। मतलब टोटल जो सिंगल डिस्काउंट बनता वो 28% का बनता। अब
ये जो बेसिक परसेंटेज की कैलकुलेशन है कि 80 का 20% 16 होगा, 80 का 10% 8 होगा, तो इसके लिए आई बिलीव अब तक आप लोगों ने परसेंटेज और रेशियो ढंग से कर लिया होगा, बेसिक वीडियो से भी, एडवांस वीडियो से भी, सो दैट आप लोगों को ये चीजें थोड़ी इजी लगने लगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ टेलीग्राम पे आप शेयर करिए। अगला सवाल देखते हैं। अब तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स कुछ बने होंगे कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करनी है क्वेश्चन को देखकर। अब उन बेसिक कैलकुलेशन को लेते हुए अब एक्चुअल बिल्कुल बेसिक से सवाल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल से धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्लर्क प्री लेवल तक के ही सवाल करेंगे। अगले वीडियो में क्लर्क प्री से उठाते हुए पीओ मेंस, क्लर्क मेंस को करेंगे। अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%. Had he sold it for 56.25 rupees more, he would have gained 10%. What is the cost price of the watch? ठीक है, मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसकी थी 100%। ठीक है, बेची उसने कितने पर? 95% पर। 5% के लॉस पर बेची ना, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% थी तो बेची 95% पर। यही हुआ। अब ये परसेंटेज में लेना है, रेशियो में लेना है, ये आप नंबर्स देखकर प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा। जब 60-70 क्वेश्चंस तो मैं ही आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोगों को काफी इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे नंबर लेना है या फिर मतलब रेशियो में करना है या परसेंटेज में करना है। यहाँ पे हम परसेंटेज लेकर चल रहे हैं। 100% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, 95% पर उसने बेची। अब ये बोला है कि अगर 56.25 रुपीज और होते, ये कितने में बेचा होता? मतलब जो उसने 95% पर बेच दिया प्लस 56.65 रुपीज, सॉरी 56.25 रुपीज उसने और लिए होते, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। मतलब वो 110% के बराबर होता। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 15%। 95% से 110% पर कैसे जाओगे? 15% से। ये 15% जो डिफरेंस है वो कितना है? 56.25। 15% की वैल्यू 56.25 है। अब 15% की वैल्यू अगर 56.25 है, तो आप निकालो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15 तिये 45, 11 बचा, 112 हुआ दो मिला के, 15 सत्ते 105, 105 हुआ, 7 बचा, 75, 15 पंदे 75, पॉइंट है दो डिजिट के बाद 3.75। 1% की वैल्यू 3.75 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 375। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने किसी चीज को, ये रूल की तरह याद कर लो, एक पर्सन ने किसी चीज को 5% प्रॉफिट पर, सॉरी 5% के लॉस पर बेचा। अगर उसने उसे कुछ रुपए, लेट से एक्स रुपए ज्यादा पर बेचा होता, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो जितने पर बेचा और जितना प्रॉफिट हुआ होता, उसका जो डिफरेंस है वो आपको एक्स रुपए के बराबर गिवन है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। By selling an article for rupees 450, I lose 20%. For what amount should I sell it to gain 20%? अब ये समझ लो कि कोई आर्टिकल 450 रुपए में बेचा, तो उसमें 20% का लॉस हो रहा है। तो कितने पर बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए? तो 20% का लॉस होने का मतलब कितना है कि 80% पर बेचा गया है। 20% का लॉस होने का मतलब 80% पर बेचा गया है ना। 80% की वैल्यू आपको पता है 450। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इसका एक तरीका और भी होता है। जब 80%, सॉरी आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। जब 80% और 120% इस तरह के नंबर आप देखो, तो 80% क्या होता है? 4/5। 120% क्या होता है? 6/5। यही होता है। मतलब 4 की वैल्यू 450 है, 5 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 6 प्रॉफिट के बाद है, तो आपको 4 की वैल्यू गिवन है 450 और आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 को 450 से आप 4 से 450 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 112.5। भाई 4 को 400 से डिवाइड कर आपको 100 होता, 50 को फिर आपने 4 से डिवाइड कर दिया 12.5, तो 112.5 आपके 4 की वैल्यू है। तो आपके 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका, आपको 4 की वैल्यू गिवन है 450, कैलकुलेशन सिंपल करना देखो। आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 6 आता है, 4 में उसका आधा ऐड कर दिया तो 6 आ जाएगा ना। 450 में उसका आधा ऐड कर दो, 450 का आधा होता है 225। 450 में 225 ऐड करोगे 675 आ जाएगा।
तो 675 जो होता, अगर वो 675 का बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाता। यहीं पे अगर पूछा जाता कि कॉस्ट प्राइस कितनी होती, यहां पे अगर पूछ लिया होता कॉस्ट प्राइस कितनी है, मतलब आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर 4 की वैल्यू हमारे पास 450 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 562.5। 562.5 क्यों? क्योंकि एक की वैल्यू मैंने 112.5 निकाली, 5 की वैल्यू के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500, 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5, दोनों को ऐड कर दिया 562.5। इस तरह की कैलकुलेशन अब आप लोगों को ओरली करनी और सीखनी पड़ेगी, ये हम लोग टाइम के साथ साथ सीखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। By selling an article for rupees 21,000, a man gains 5%. To get a profit of 15% he has to sell it for। अब ये देखो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है मतलब 105 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 105 पर बेची गई। बट 15% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 115 की वैल्यू निकालनी है। अब 105 और 115 इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। 105 और 115 नंबर्स को अगर आप देखो तो ये 21 और ये 23 लिख सकते हैं इसको। 21 और 23 लिख सकते हैं, दोनों को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो रेशियो में 21 और 23 आ गया। इससे फायदा क्या है मुझे कि 21 की वैल्यू 21,000 दी हुई है, तो मुझे 105 की वैल्यू 21,000 नहीं निकालनी है, मुझे दे दिया 21 की वैल्यू 21,000 है तो 23 की वैल्यू 23,000 हो जाएगी। सिंपल एज दैट, सिंपल है। वरना आप क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है कि 21,000 रुपए की चीज है, ये हमारी 105% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू निकालोगे 21,000 अपॉन 105, फिर आपको 115% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप बोलोगे 21,000 अपॉन 105 इंटू 115। इतना तामझाम नहीं करना यार, सीधे से दिया हुआ है 105%, 115%, नंबर देख के समझ आ जाएगा। 21, 21, 23, 21 की वैल्यू 21,000 हमें चमक रही है, तो 23 की वैल्यू डायरेक्ट 23,000 मार्क कर दो, आंसर आ गया। अगले सवाल पर चलते हैं। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट रुपीज 850। A customer pays rupees 612 after getting two successive discounts. If the rate of first discount is 10%, the rate of second discount is। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो कि 850 रुपए की कोई चीज है, उस पर दो डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट दिया 10% का, फिर एक डिस्काउंट और दिया। अब दूसरे डिस्काउंट के बाद में जो उसकी कॉस्ट पड़ी वो 612 पड़ी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे ही हमने 850 पे 10% का डिस्काउंट दिया, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा ओरली कैसे करेंगे, 850 पे 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 85 कम हो गया। 850 में 85 कम कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो 850 में 50 कम कर दो। 50 कम कर दोगे तो कितना, 800 बचेगा। 800 में फिर 35 और कम कर दो, 800 में 35 और कम कर दोगे तो 765 बचा। नंबर याद रखो क्या बचा, 765, 765। अब दूसरा डिस्काउंट जो है इस 765 पर है और आपको हुआ है 612 रुपए में, तो 612 और 765 का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप 612 से 712 जाओगे, 100 ऐड करके, 100 ऐड करा 712 बना, 712 से 762 जाओगे 50 ऐड करके। ठीक है, 50 ऐड करते 150 हो गया, 762 हुआ 150 जाने पर। तीन फिर भी ऐड करना पड़ रहा है, 765 तो 153 ऐड करा। ठीक है, मतलब इस 765 पे अगर 153 रुपी का डिस्काउंट हुआ तो मेरा 612 बनेगा, यही मतलब हुआ। ये कैलकुलेशन आपको ओरली अब करनी सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी। इसी लेवल के वीडियो से आप ओरली प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट और स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो अब जब हम लोग अपने क्वेश्चन में यहां तक आ गए कि हमें 765 रुपीज पे 153 रुपए का डिस्काउंट देना है दूसरा, अब ये समझने की कोशिश करो 765 और 153 का कुछ रिलेशन देखो। 765 अगर ये 76.5 होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 153 आता। ये चीजें आपको ओरली सोचनी है, अब प्रैक्टिस यहीं से करनी पड़ेगी ओरली की। तो ये चीज हमें समझ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन को दोबारा से देख लो। हमारे पास एक चीज थी कि 850 रुपए की एक चीज है, उसे 612 रुपए में बेचा गया है। पहला डिस्काउंट हमें 10% का दिया गया, मतलब इसमें से 85 रुपीज माइनस कर दिए गए। 85 माइनस करके हम 765 पर पहुंचे। अब 765 से इसमें कुछ रुपए माइनस किए गए जिससे 612 रुपए का बेचा गया। हमें ये डिस्टेंस निकालना था कि 765 से 612 पहुंचने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। हमने अमाउंट में देखा, अमाउंट हमारा 153 कम हुआ।
153 का मुआ 765 का 153 कितना होता है, डायरेक्ट भी देख सकते हो, 15 पंजे 75 होता है, तो 153 में अगर 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 750 आता है, 3 को मल्टीप्लाई करा तो 15, 750 और 15 765 बन गया, मतलब 20% का डिस्काउंट आपका हो गया। 1/5 हुआ ना, 1/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं। At what percent above the cost price must a person mark the price of an article so that he can enjoy 20% profit after allowing a 20% discount? मतलब कि वो किसी चीज का दाम इतना ज्यादा बढ़ा दे कि अगर वो उस पर 20% का डिस्काउंट भी दे तब भी उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो ऐसे मानकर चलते हैं कि कोई जो बेचने वाला है, बेचने वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, बेचने वाले को कॉस्ट कितने की पड़ी, 100 रुपए की। वो बेचना कितने पर चाहता है, सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड जो उसका है वो 120 है, तभी तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। बट वो क्या चाहता है, वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे, कितना, 20% का। मार्क प्राइस पे जब 20% का डिस्काउंट दे तो वो चीज 120 की पड़े। ऐसा कब होगा, जब मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देने का मतलब 80% मार्क प्राइस जो है वो 120 होगी। 80% मार्क प्राइस 120 होगी तो हमारे पास 100% मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस हमारे पास 150 हो जाएगी ना। फिर भाई 80% मतलब 4 होता है ना, 100% 5 होता है, तो 4 की वैल्यू 105 है तो 5 की वैल्यू 150 हो गई। क्लियर, तो मतलब उससे उसकी मार्क प्राइस 150 होनी चाहिए। 150 पे अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तो उसकी वैल्यू 120 हो जाएगी। अब 100 की वैल्यू उसे 150 बनानी है तो कितना ज्यादा बढ़ाए, यही है। At what percent of the cost price must a person mark the price of an article so that he can enjoy 20% profit after allowing 20% discount? तो इस 100 रुपए की चीज को कितना बढ़ाए, वो 150 बढ़ाए, सो दैट जब 150 पे 20% का डिस्काउंट देगा तो उसे 20% प्रॉफिट मिलेगा। 100 को 150 करने के लिए उसे सिंपली 50% बढ़ा देना है। क्वेश्चन समझ आया, सॉल्यूशन समझ आया, कोई डाउट हो आप स्क्रीनशॉट लो और टेलीग्राम पे मुझसे पूछो। अगले सवाल पर चलते हैं। A shopkeeper marks the price of an article at rupees 80. What will be the selling price if he allows two successive discount at 5% each? तो 80 रुपए की कोई चीज है, 80 रुपए पे पहले 5% का डिस्काउंट दिया, फिर से 5% का डिस्काउंट दिया, तो अब बताना है उसका सेलिंग प्राइस कितना है। ओरली करेंगे, 80 रुपए की चीज को 5% का डिस्काउंट दिया, 80 का 5% कितना होगा, 4, क्योंकि 80 का 10% 8 होगा, 10% का भी आधा कर दिया तो हमारा हो जाएगा 4। तो 80 का 5% यहां पे जब डिस्काउंट दिया, 80% नहीं है 80 है, 80 का 5% माइनस करा तो 4 माइनस करके वैल्यू हो गई 76। अब 76 में से भी 5% माइनस करना है, 76 का 10% निकाल लो कितना हो जाएगा, 10% होता है 7.6, है ना। और 7.6 का आधा कितना होता है, क्योंकि मैं तो 5 चाहिए ना, 7.6 का आधा कितना हो जाएगा 3.8। तो 76 में से 3.8 माइनस करना है, पहले 3 माइनस कर लो 73 हो जाएगा, फिर 0.8 और माइनस कर दो तो 72.2। ऑप्शन बी 72.2 विल बी द आंसर। इसे करने का एक और तरीका होता है, वो क्या है, अभी तक हम जो ओरली कर रहे हैं, अगर आपको कहीं डाउट आए आप क्या करोगे, ये हमने जब 5% का इसे डिस्काउंट दिया, मतलब वैल्यू को हमने या तो हम इसे बोलेंगे कि 95/100 कर दिया, या हम बोलेंगे 19/20 कर दिया, एक ही बात है। तो जो 80 रुपए थी इसकी वैल्यू को हमने 5% डिस्काउंट दिया, मतलब 19/20 कर दिया, इसको 19/20 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोबारा 5% का डिस्काउंट दिया तो फिर से हमने इसे 19/20 कर दिया। बट ये जो है मुझे इस तरह की कैलकुलेशन कई बार ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। ऐसा आएगा, हम ऐसी कैलकुलेशंस भी करेंगे अपने टाइम पे, बट हर सवाल में ऐसा करना जरूरी नहीं है। जो सवाल ओरली आसानी से हो जाए उसकी प्रैक्टिस ओरली करो। ये वो बेसिक लेवल है जहां से आप स्पीड बनाना शुरू करोगे। मैं हर बार ये बोलता हूँ, पेन आपको कम से कम चलाना है स्पीड बनाने के लिए, कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा ओरल करने की प्रैक्टिस करनी है, और मैं उसी लेवल के आप लोगों के लिए सवाल लेकर आया हूं। अगले सवाल पर चलते हैं। A shopkeeper by selling 13 Titan watches earns a profit equal to the selling price of 3 Titan watches. His profit percentage is, ठीक है। अब ये मानकर चलो कि एक टाइटन वॉच मान लो वो 1 रुपए की बेच रहा है, तो उसने टोटल कितनी टाइटन वॉच बेची, 13 बेची। 13 बेचने में उसने प्रॉफिट कितना लिया, उसने 3 का प्रॉफिट लिया, दिया ना सेलिंग प्राइस ऑफ 3। 13 बेचने में उसने 3 का प्रॉफिट लिया,
तो उससे जब 3 का प्रॉफिट हुआ 13 बेचने में, तो उससे कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी होगी? कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी 10 की। कॉस्ट प्राइस उसे 10 की पड़ी होगी ना। कॉस्ट प्राइस 10 की पड़ी होगी, प्रॉफिट कितना लिया उसने? 3 का, मतलब 3/10 उसका प्रॉफिट हो गया, मतलब 30%। अब याद करो, थोड़ा इससे रिलेटेड सा मैंने आपको पीछे एक चीज पढ़ाई थी। उसमें हमारी कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी थी, बीच का प्रॉफिट या लॉस मार्जिन था, और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी थी। यही थी जो हमने पीछे पढ़ा था। तो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं कितनी है। हमें यह पता है कि प्रॉफिट जो हो रहा है हमें 3 का हो रहा है, प्रॉफिट 3 का हो रहा है। सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी कितनी है? सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी है 13। तो हमें 13 बेचने पर हमें 3 का प्रॉफिट हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 10। तो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी हमें 10 की हो गई। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना हो गया? 3/10, दैट इज 30%। आगे चलते हैं। A tradesman sold an article at a loss of 20%. If the selling price has been increased by rupees 100, there would have been a gain of 5%. Find the cost price of article. अब ये देखो, 20% के लॉस पर बेच रहा है, मतलब 80% पर बेचा होगा। 100 रुपए का अगर वो और बढ़ाता है तो उसे 5% का प्रॉफिट, मतलब 105% पर गया होता। यही होता, 80% से 105%, तो कितने का फर्क आया? फर्क आया 25% का, है ना। 80 से 105, 25% हुआ। 25% की वैल्यू आपको 100 दी हुई है। पीछे भी एक सवाल ऐसे ही करा था ना, इससे मिलता जुलता, कि इसके बीच का परसेंटेज का डिस्टेंस निकाला, 25% आया, उसके लिए अमाउंट 100 दिया है। 25% की वैल्यू अगर 100 है, तो 100% ओरिजिनल प्राइस था, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। ठीक है, आगे अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, ऐसा सवाल हमने परसेंटेज में भी करा हुआ है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% and then increase by 30%. If the resulting price is 416, the original price of the article is। अब इसको दो तरीके हैं। पहला, एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी माइनस, सॉरी, प्लस ए बी अपॉन 100, और इसमें हम लोग माइनस या प्लस लगाते हैं डिपेंडिंग कि हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये तामझाम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका, कोई आर्टिकल था 100 का था, ठीक है, आपने उससे डिक्रीज करा 20%, मतलब आपने इसे 4/5 कर दिया। फिर आपने इंक्रीज करा 30%, 30% इंक्रीज करने का मतलब 13/10 कर दिया। यही हुआ। ठीक है, 10 5 जा 50, 50 2 जा 100, 2 4 जा 8, और 13 8 जा 104। ये आ गया आपका 104। मतलब जो आपका रिजल्टिंग प्राइस 416 है ना, तो 416 किसकी वैल्यू है? 104 की। 104 की वैल्यू अगर 416 है, तो इनिशियल 100 जो थी, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। दूसरा तरीका, यही चीज आप ओरली करो। ओरली कैसे करोगे? पहले आपने 20% डिक्रीज करा, 100 की वैल्यू 80 हो गई। 30% इंक्रीज करा, 80 का 30% कितना होगा? 8 3 24। 80 का 30% 24, तो 80 में 24 ऐड करा 104, तो 104 की वैल्यू 416 हो गई। 104 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 416 होता है। तो 104 अगर 416 है, तो 100 की वैल्यू 400। तो ऐसा सवाल अगर आता है, आमतौर पे क्लर्क प्री में इससे हल्का सा टफ लेवल मिल सकता है आपको, या मे भी किसी एग्जाम में आपको ऐसा भी मिल जाए, क्लरिकल प्री में आ सकता है। तो ये सवाल आपको ओरली करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। A dealer buys a product at rupees 1920. He sells at a discount of 20%. Still he gets the profit of 20%. What is the selling price of that product? अब एक चीज को याद रखो, ये काफी सारे क्वेश्चंस में आता भी है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एसएससी वगैरह के टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। 20% डिस्काउंट के बाद अगर 20% का प्रॉफिट होता है, याद कर लो, 20% डिस्काउंट के बाद अगर 20% का प्रॉफिट होता है, तो वैल्यू 150 कर दी गई थी। कैसे? 100 की वैल्यू थी, 100 की वैल्यू को हमने 20% बढ़ाया, मतलब सॉरी, 100 की वैल्यू को 50% बढ़ाया, वैल्यू 150 हो गई। 150 का 20% अगर करेंगे तो 150 का 20% होता है 30। 30 कम करा 120, तो 100 से 120 तक पहुंचने के लिए आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। 150 से 120 पहुंचने के लिए आपको 20% का डिस्काउंट देना गया। तो 100 से 150 कैसे पहुंचे? 50% बढ़ा के। ऐसे मैंने कुछ परसेंटेज आपको इंट्रोडक्टरी स्लाइड के अंदर भी बताए थे कॉन्सेप्ट्स में, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
आगे चलते हैं। अच्छा सॉरी, अब ये जो 1920 है ना, 1920 जो है ये कॉस्ट प्राइस है। अ डीलर बाइज अ प्रोडक्ट एट इतना, जो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस मतलब ये 20% पर बेचा है, तो ये अगर 100% है तो आप इसको 20% निकाल सकते हो। ठीक, इसका 20% क्या है आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे। आगे चलते हैं। A shopkeeper bought a DVD marked at rupees 200 at successive discount of 10% and 15% respectively. He spent rupees 7 on transport and sold the table at 208. What will be his profit percentage? अब ये सवाल है आपका प्रॉपर क्लर्क प्री लेवल है, आरआरबी क्लर्क प्री के लिए भी, आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए भी, इंश्योरेंस के असिस्टेंट वगैरह के एग्जाम होते हैं, या नैनीताल बैंक क्लर्क जैसा एग्जाम होता है, एलआईसी एचएफएल जैसा एग्जाम होता है, वहां के लिए बिल्कुल परफेक्ट सवाल है। और पूरा सवाल आपको ओरली करना है। ओरली कैसे करना है? मार्क प्राइस 200 रुपए है, पहला डिस्काउंट इस पे 10% लिया, 10% लिया तो कितना आ गया 180 हो गया। दूसरा डिस्काउंट 15% लिया, 180 का 15% होता है 27। कैसे? 180 का 10% 18, 180 का 5%, अगर 10% 18 है तो 5% 9 हो जाएगा, तो 15% हो गया 27। तो 180 में से 27 और माइनस कर दो आप, 180 में से 27 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 153। ठीक है, तो 153 का उसे पड़ा, बट उसने क्या करा, उसने 60 रुपए खर्च करे इस पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 60 रुपए उसने खर्च करे, तो उसको कितने का पड़ा, उसकी जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 160 पड़ी। भाई 153 की तो उसने खरीद थी, 7 रुपए लागत पड़ गई ट्रांसपोर्टेशन की, टोटल 160 हो गया। 160 रुपए जब उसने एक खर्च करे और उसने बेचा 208 का, तो उसने प्रॉफिट कितना लिया, उसने प्रॉफिट लिया 48 रुपए का। 48 रुपए का लिया। यहां तक तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ओरली कर सकते हो। 160 पे 48 का प्रॉफिट लिया, तो टेबल देखो 16 धाम 160 और 16 तीन 48, 40 16 थ्री 48 होता है, तो इसलिए ये आ गया 30%। 48 इज द 30% ऑफ 160, क्योंकि 3/10 हो जाता है ना, 16 से डिवाइड करोगे 48 अपॉन 160 करोगे तो इट विल बी 3/10, दैट इज 30%। तो ऐसा सवाल अगर होता है तो आपसे ओरली होने हैं। इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है कि पेन चलाने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। अगले सवाल पर चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम बी इज रुपीज 200 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। ठीक है, तो बी की कॉस्ट प्राइस ए से 200 रुपए ज्यादा है। आइटम ए वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड आइटम बी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%। The respective ratio of selling price of item A and B is 6:7। What is the cost price of item B? तो बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, आइटम A की कॉस्ट है A और आइटम B की कॉस्ट है A प्लस 200। A को हमने सोल्ड करा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। जब 20% पे हमने करा तो इसे 5A मान लेते हैं, 5A और 5A प्लस 200। तो 5A पे 20% को सेल आउट करा तो इसकी कॉस्ट, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 6 है। ठीक, आइटम बी को हमने 30% लॉस पे सेल करा, तो जो 30% का लॉस हुआ, 5A पे पहले 30% का लॉस हुआ होगा, मतलब 1.5A कम हो गया, ये वैल्यू रह गई 3.5A। 5 का 30% 1.5 होता है ना, और 200 का जो 30% का लॉस हुआ, तो ये रह गया 140। भाई 200 रुपए पर भी तो लॉस आएगा उसका, तो 200 का 30% लॉस होने का मतलब 60 रुपए कम हुए, तो 3.5A प्लस 140, ये आ गया दोनों की रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइसेस। अब अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए 6A अपॉन 3.5A प्लस 140, ये जो है ये 6:7 के बराबर है। किसके बराबर है? 6:7 के। तो इसको फर्दर जाएंगे तो 6 से तो 6 खत्म, 6 से 6 खत्म, 7A की वैल्यू आ जाएगी 3.5A प्लस 140, जहां से 3.5A निकल कर आएगा 140 के बराबर। ये हो जाएगा 35 की टेबल देखो तो 35 4 सा 140 होता है, दैट मीन्स 40। तो ए की वैल्यू 40 आ गई है। बट हमारी आइटम बी की प्राइस पूछिए, आइटम बी की प्राइस कितनी है? 5A प्लस 200। 5A प्लस 200 की बात करोगे तो ए 40 है, 5A की वैल्यू 200, और फिर फर्दर 200 में 200 जोड़ा तो ऑप्शन सी 400 विल बी द आंसर। इंटरेस्टिंग सवाल था, थोड़ा सा इसमें पेन भी चलाना पड़ा हमें क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बनाना था, बट सवाल बढ़िया है, इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। 2 मैंगोस, 3 ग्रेप्स, 4 एप्पल्स, इनकी कॉस्ट है 15 रुपए। 3 मैंगो,
2 grapes 1 एप्पल, इनकी कॉस्ट है 10 रुपए। आई बॉट 3 मैंगोज 3 grapes एंड 3 एप्पल, हाउ मच डिड आई पे? क्या है, 2 मैंगो है प्लस 3 ग्रेप्स है प्लस 4 एप्पल है, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 15। 3 मैंगो है प्लस 2 ग्रेप्स है प्लस 1 एप्पल है, इसकी कॉस्ट हो गई 10। हमने क्या लिया है, हमने 3 मैंगो लिया है प्लस 3 ग्रेप्स लिए हैं प्लस 3 एप्पल लिए हैं। अब ये चीज देखो, अगर मान लो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास 5 मैंगो प्लस 5 ग्रेप्स प्लस 5 एप्पल हो जाएंगे 25 के। भाई पहले ये ले लिया फिर ये भी खरीद लिया, टोटल मेरे पास 5 मैंगो 5 ग्रेप्स 5 एप्पल हो गए 25 रुपए के। तो अगर सिंगल पेयर की बात करें, एक मैंगो प्लस एक ग्रेप प्लस एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई। मैंने कितना करा, मैंने 3 3 खरीदे हैं, तो इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 3 15 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A discount of 20% is given on the market price of an article. A shopkeeper charges sales tax of 10% on the discounted price. If the selling price be 1848, what is the market price of the article? ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने किसी चीज पे 20% डिस्काउंट दिया, बट जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उस पे सेल्स टैक्स लगाया 10% का, तो जो सेलिंग प्राइस हुआ ना, ये 10% के टैक्स के बाद हुआ, और ये कितना है 1848। तो हमें मार्क प्राइस बताना है। तो एक्चुअली में देखो, अगर 100% की कोई चीज थी उस पर 20% का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। उस 80 पर भी आपने 10% का टैक्स लगा दिया, 80 का 10% होता है 8, तो वैल्यू कितनी हो गई 88। दैट मीन्स 88 की जो वैल्यू है वो 1848 है। ये मतलब 88% की बात हो रही है। ठीक है, इसको आपने डिवाइड करा, 11 से डिवाइड करा, पहले 11 वन 11, कितना बचा हमारे पास, 7 बचा 74 हुआ, 11 6 66, 8 बचा, 8 ऑलरेडी है 88, 11 8 88, तो 168 हो गया। और ये 8 टाइम्स, इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया 21। तो 21 हुआ 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब 1% की वैल्यू। हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 100% थी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2100। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, क्लर्क प्री लेवल का सवाल है, अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं। नमन bought a bike for rupees 18,000. He spent 20% of the amount that he had paid for buying for its repair. ठीक है, 18,000 की बाइक खरीदी, 20% उसने रिपेयर में डाल दिया। He then sold the bike to चारू and earned a profit of 25%. बाइक को चारू को बेचा और 25% का प्रॉफिट ले लिया। फाइंड द अमाउंट पेड बाय चारू टू नमन। तो चारू को कितना अमाउंट पे करना पड़ा वो बताना है, कि चारू को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी। तो देखो 18,000 की तो पहली बाइक, पहले से रब कर देता जो मैंने मार्क करा है। 18,000 की तो बाइक है, 18,000 का 20% कितना होता है 3600, 18,000 का 20% होता है 3600, तो बाइक कितने की पड़ी 21,600 की पड़ी। ठीक, आगे फिर उसने चारू को दिया और उस पर 25% का प्रॉफिट लिया, मतलब 21,600 को 25% का प्रॉफिट लिया, मतलब उसने इसे 5/4 कर दिया। ये कॉस्ट पड़ रही है चारू को। अब ये आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, 5400। 5400 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27,000। तो जो चारू को पे करना पड़ा, चारू को 27,000 पे करना पड़ा। हमें 5/4 क्यों पे करना पड़ा, क्योंकि जब 25% की बात हो रही थी ना, तो ये होता है 1/4, जिसमें 1 कॉस्ट प्राइस है, सॉरी 4 कॉस्ट प्राइस है 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5। भाई 4 कॉस्ट प्राइस हुआ 1 प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया 5, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4। तो जो नई प्राइस निकल कर आई वो 21,600 को हमने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आगे चलते हैं। सीता buys 2 books at a total cost of rupees 1400. She sells one of the 3/4 of its cost. ठीक है, मतलब सॉरी, she sells one for the 3/4 of its cost and other for the 2 times of its cost. ठीक है, तो 2 बुक्स ली हैं, 2 बुक्स टोटल 1400 की पड़ी है। एक बुक 3/4 उसकी कॉस्ट पे पड़ी, दूसरी बुक उसकी कॉस्ट पे डबल पड़ी। दैट मीन्स उसने टोटल 1400, टोटल 400 रुपए का प्रॉफिट कमाया इस पूरे ट्रांजेक्शन में। तो लोअर वाली बुक का कॉस्ट बताना है।
तो मतलब उसने 1400 रुपए में 2 बुक खरीदी और उन्हें 1800 रुपए में बेच दी। मान लो ये 2 बुक्स खरीदी, एक बुक की कॉस्ट आई ए, एक बुक की कॉस्ट आई बी। तो उसने जो ए को बेचा, ए को उसने 3/4 ए में बेचा और बी को उसने 2 बी में बेचा। एक तो तरीका है कि आपने ए प्लस बी को 1400 के बराबर माना, और या फिर एक काम करते हैं, इसके अंदर हम इनकी नोटेशन बदल सकते हैं। जैसे ए की जगह हम इसको 4A मान सकते हैं, तो दूसरी बुक को 3A हो जाएगा, है ना, कि 4A की बुक थी और दूसरी बुक बी की थी, तो 4A वाली बुक जो बिकी वो 3A में बिकी, बी वाली बुक हमारी 2B में बिकी, और ये हमारा टोटल हो गया 1800। एक तो तरीका है कि आप ये दो इक्वेशन बनाओ और दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में हम यहाँ पे ऑप्शन को यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको एक बार रब कर देते हैं जरा। आपकी क्या कंडीशन थी? 4A प्लस बी आपका 1400 था, और 3A प्लस 2B आपका 1800 था। अब आप रैंडमली देखो, ठीक है, रैंडमली आप देखो कि मान लो 4A की वैल्यू आपकी 600 है। ठीक है, हमारे पास यही ऑप्शन है ना, 600, 800, 500, 900, 700, यही ऑप्शन है। मान लो पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं कि अगर 600 की एक बुक थी तो दूसरी बुक 800 की हुई। इतना आप ओरली आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। एक बुक 600 की हुई तो दूसरी 800 की हुई। अगर 600 वाली को 3/4 में बेचा, मतलब 150 का डिस्काउंट दिया, 150 का डिस्काउंट दिया तो कितने की हुई बुक? वो बुक गई 450 की। तो दूसरी बुक हमने कितने में बेची? दूसरी 800 की थी तो 1600 की थी, तो ये तो नहीं होगा। 800 पे कर कर देखो कि मान लो पहली बुक अगर 800 रुपए की थी, पहली 800 रुपए की थी, दूसरी कितने की हो जाएगी? दूसरी 600 की हो जाएगी। पहली वाली पे हम लोगों ने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब 600 रुपए की गई। 800 वाली बुक पे आप 3/4 करोगे तो 600 हो जाएगा ना। तो पहली बुक 600 की गई, दूसरी बुक आपकी 600 की थी, उसको डबल पे बेचा है तो 1200 की, 1200 की गई, और एक बुक 600 की गई, टोटल आपकी 1800 की हो गई। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, 1800 करना। दैट मीन्स आपकी जो लोअर प्राइस ऑफ द बुक थी वो 800 और 600 में से कौन सी हो जाएगी? 600, क्योंकि 800 की तो आपकी अपर वाली बुक निकली ना, तो लोअर वाली 600 की हो गई। ठीक है। An item is sold for 400 in which the seller fetches 25% profit. If 6 such items are sold at 2400 रुपए, then the profit or the loss percent incurred by the seller is which of the following? ठीक है, एक आइटम को 400 रुपए पे बेच रहे हो तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 6 आइटम को बेचोगे 2400 रुपए में ही, बात तो वही है, चाहे एक आइटम को 400 में बेचो, चाहे 10 आइटम को 4000 पे बेचो, ओवरऑल प्रॉफिट आपको वही रहेगा। ठीक है, वो प्रॉफिट कितना रहेगा आपका? 25%। इस केस में अगर सेम उस पर हम नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं होता। चलो अगला सवाल देखते हैं। आफ्टर अलोइंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ डीलर मेक अ 5% प्रॉफिट। व्हाट इज द मार्क प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है? ठीक है, तो इसको ऐसे ही, चलो वही अपना तरीका है। 100% की कोई चीज थी, उसने क्या करा, उसने जब 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट देकर, जो कि एक्चुअली 90% पर हो जानी चाहिए थी, तो 100% मार्क प्राइस थी, है ना, वो चीज 90% मार्क प्राइस पर आ गई। 10% का डिस्काउंट देकर 90% ऑफ मार्क प्राइस पर आ गई। बट इस पर भी क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया 5% का, मतलब कॉस्ट प्राइस का 105% हो गया। तो 90% ऑफ मार्क प्राइस जो है 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। अब ये देखो, 90% मार्क प्राइस, 90% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस है कितनी? कॉस्ट प्राइस तो 300 दी हुई है, तो 105% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 315। 105% की वैल्यू हो जाएगी 315। अब 315 जो है ये 90% की वैल्यू है। अब अगर आपको टेबल से याद हो ना, तो आप देखोगे 35 9 315 होता है। दैट मीन्स 90% की वैल्यू 315 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 350। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। एक आर्टिकल है जिसे 100% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर दिया है। ठीक है, तो प्राइस ऑलमोस्ट डबल कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट क्या, डबल ही कर दिया। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, 5% का, 20% का, और फिर इसे x% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो बताना है कि x% की वैल्यू क्या है। चलो, 100% की कोई चीज थी, जो कॉस्ट प्राइस थी उसे बढ़ा के हमने कर दिया 200। 200 पे हमने पहले 5% का डिस्काउंट दिया, वैल्यू हुई 190। 190 पे 20% का डिस्काउंट दिया, 190 का 20% कितना होगा? 38।
190 में से 38 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 152, तो आपकी वैल्यू हुई 152। कॉस्ट प्राइस कितना चल रहा था? 100। 100 से 152 आने के लिए आप क्या करोगे? आप 52% का फायदा ले लोगे। तो ऑप्शन सी 52 विल बी योर, या 52 विल बी योर आंसर। ठीक है। An article is sold for rupees 680 after two successive discounts of 20% and X% on its mark price. मार्क प्राइस आर्टिकल की अगर 1000 रुपए है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो, 1000 रुपए की मार्क प्राइस पे आपने सबसे पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो आपकी वैल्यू 800 रह गई। इतना तो आप ओरली सोच सकते हो कि आपकी वैल्यू 800 हो जाएगी। इस 800 वाली चीज को आप 680 में बेच रहे हो, मतलब आपने 120 का डिस्काउंट दिया। आपने मतलब 120 का डिस्काउंट दिया ना। तो अब 800 से 120 कैसे आएगा? 800 का 10% होगा 80। 800 का 10% 80 होगा, 40 और चाहिए। 10% 80 है तो 5% 40 होगा, मतलब आपका 15% डिस्काउंट हो गया। 15% डिस्काउंट हो गया, आ गया आंसर आपका। ओरली हो जाएगा, पेन वैन भी चलाने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल देखते हैं। A dealer allowed 25% discount on the mark price of an article and gains 20%। ठीक है, 25% डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट हो गया है। If the cost price of the article is increased by 20%, how much discount percent should he allow on the mark price so as to earn the same percent of profit as before? चलो, पहले कोई चीज मान लो 100 रुपए की थी। ठीक। अब दूसरी तरफ इसको और मान लेते हैं कि 25% का डिस्काउंट दिया गया। 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट अगर आपने 100 की चीज पर दी है, ये मार्क प्राइस था 100 रुपए, 25% का डिस्काउंट आपने 100 की चीज पर दिया है तो आपकी वैल्यू हो गई 75। बट 75 पर भी आपको 15%, सॉरी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 75 है एक्चुअली में वो 120% की वैल्यू है। अब क्या बोला गया है? 120% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब 6 की वैल्यू 75 है, 6 की वैल्यू 75 है तो आपको 5 की वैल्यू चाहिए। अब 5 की वैल्यू आप कैसे लोगे? तो ये हो जाएगी 12.25, 12.25 हो जाएगा ना। 12 से 72, और नहीं, 12.5 सॉरी। तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 62.5। अगर 6 की वैल्यू 75 है तो 5 की वैल्यू आपकी 62.5 हो गई। दैट मीन्स आपकी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो 62.5 है। अब बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस 20% बढ़ गई है। कॉस्ट प्राइस ही 20% बढ़ गई है तो आपकी नई कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 75। नई कॉस्ट प्राइस आपकी 75 हो जाएगी। अब बोला है कि वो कितना डिस्काउंट परसेंट दे ऑन द मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम प्रॉफिट एज बिफोर। अब 75 हो गया है, मार्क प्राइस कितनी चल रही थी? मार्क प्राइस चल रही थी 100। 100 से उसने जब 75 पर आया तब 20% का प्रॉफिट था। अब 75 का 20% निकालो पहले। 75 का 20%, 75 का 20%, इसे 1/5 करोगे तो निकल कर आएगा 15। तो उसे 15 का प्रॉफिट होना चाहिए। 15 का प्रॉफिट होगा तो कितने का बिकेगा? 90 रुपए का बिकेगा, तभी 15 का प्रॉफिट आएगा। मार्क प्राइस 100%, 100 है, बेचना 90 पर है, तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। योर आंसर इज ऑप्शन सी, 10%। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, बेसिक से ही लेकर चलेंगे, बट 30 से 40 क्वेश्चंस हम लोग इसके क्लास 1 के अंदर भी करेंगे। ये जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है QA बाय विशवाइज, ये मेरा बिल्कुल बेसिक मैथ्स के लिए ग्रुप है। बट अगर आप लोग एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहे हैं तो जो मेरा ग्रुप बैंक प्रेप विद विशवाइज है, बैंक प्रेप विद विशवाइज, इसे आप लोग ज्वाइन करिएगा, सो दैट आप लोग बाकी सारे कैंडिडेट्स के साथ कनेक्ट कर पाए। और अगर आपको अभी कौन से सिर्फ मेहनत करनी है, कौन से स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये वाला ग्रुप उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक लेवल के ही वीडियोस की बात रहेगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।